जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई का यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो वीडियो है ये है मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास जानेंगे, ठीक ना। तो मौर्य साम्राज्य का जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक चला? 322 ईस्वी से लेकर के 298 ईसा मसीह के जन्म से पहले तक जो है इनका शासनकाल चला था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था। स्वेच्छाचारी शासक, स्वेच्छा का मतलब होता है सारे अधिकार अपने हाथों में रखना, ठीक ना। मतलब सारा अधिकार, मतलब कह सकते हैं मनमाना काम करना, अपने अब खुद निर्णय लेना, ठीक ना, उसी को स्वेच्छाचारी कहते हैं। और सारे अधिकार जो है अपने ही हाथों में रखे हुए था। और 305 में, कब? 305 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से, किनकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से 305 ईस्वी में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत, कौन से प्रांत? पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर, जिसका कि नाम यूडेमस, एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। इन दोनों को जो है पराजित किया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किनकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक ना। 305 ईस्वा पूर्व में इन्हें पराजित कर दिया था, ठीक ना। तो आगे बढ़े। अब देखिए, जब इन दोनों में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो संघर्ष के बाद एक संधि हुई। संधि का मतलब होता है वार्तालाप करना, यानी कि युद्ध से रिलेटेड वार्तालाप करना, यानी कि कह सकते हैं समझौता, ठीक ना, कह सकते हैं समझौता हुआ, ठीक ना। क्या हुआ? समझौता। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। तो समझौता हुआ, तो संधि इसी को कहते हैं, ठीक। तो संधि की शर्तें हैं, संधि की शर्तें के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल, मकरान, ये चारों राज्य जो है, ये प्रदेश जो है प्राप्त हुआ। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब 4 प्रदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, कितने? 500 हाथी, याद रखिएगा, कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। कितने हाथी? 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दे दिए, ठीक ना। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य कई नामों से भी जाने जाते हैं, तो चलिए इसको भी कुछ एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम है। तो सेंट्रोकोटस, ये जो एक नाम है, ये कहाँ पे मिलता है? एस्ट्रोबो और एडियन जस्टिन के ग्रंथों में, ठीक ना, जस्टिन के ग्रंथों में कौन सा नाम मिलता है? सेंट्रोकोटस। उसके बाद एंट्रोकोटस जो है प्लूटार्क में मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त जो नाम है, ये जूनागढ़ के अभिलेख में मिला है, ठीक ना, जूनागढ़ के अभिलेख में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दान में दिए? 500 हाथी, ठीक ना, याद रखिएगा, कितने? 500 हाथी दान में दे दिए। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस की जो पुत्री थी, जिसका कि नाम हेलेना था, जिसे कि कॉर्नेलिया भी कहते थे, कॉर्नेलिया यूनानी शब्द में, का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक ना। और जहां उसने इंडिका की रचना की। तो याद रखिएगा, इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किसके दरबार में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज किसके काल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक ना। क्या? दूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहाँ पे आने के बाद वो इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब किया गया था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तो उस टाइम पाटलिपुत्र का शासक कौन था? स्थूलभद्र था, ठीक ना, स्थूलभद्र था उस टाइम शासक। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अपने जीवन के, अपने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, कहाँ गया? श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत, एक पर्वत है जिनका नाम की चंद्रगिरी पर्वत है, पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। और वहां पे जो है इन्होंने एक बस्ती बसाई जिसका कि नाम चंद्रगुप्त पड़ गया।
तो चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति याद रखिएगा। इससे पहले भी हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति द्वारा अपना प्राण त्यागे थे, संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। क्लियर है, तो याद रखिएगा और शॉर्ट वीडियो को भी विजिट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब मेगास्थनीज के बारे में जानिए। तो देखिए मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था यह एक सेल्यूकस निकेटर ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दूत बनाकर, और ये वही है जिन्होंने इंडिका का रचना की थी, ठीक ना। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक जो है, 7 वर्ष तक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसकी कृति, इसकी जो रचना है इंडिका, अप्राप्य है, ठीक ना, अद्भुत है, अप्राप्य है, लेकिन उसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एडियन, और इन्होंने जो उदाहरण दिया है इंडिका में, इसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एडियन डायोडोरस, क्या नाम है इसका? डायोडोरस स्ट्रोबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है, इनके उदाहरणों को उद्धृत किया है, ठीक ना। मेगास्थनीज ने इंडिका में जो लिखा है उनके उदाहरणों को यूनानी लेखक एडियन डायोडोरस और स्ट्रोबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए उसने जो है पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पाटलिपुत्र को पोलिम्बोरोथा, ठीक ना, पोलिम्ब्रोथा कहा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में, ठीक ना। कौन कौन से? पहला आ गया कृषक, शिकारी आ गया, उसके बाद मंत्री आ गया, दार्शनिक आ गया, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा, ठीक ना। ये योद्धा, ये 7 वर्गों में विभाजित था। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। तो दोस्तों मेरा पेन जो है काम नहीं कर रहा है, देखिए उग नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखिए आगे क्या करें। उसके अनुसार, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय शिव एवं कृष्ण की पूजा करते थे, और उनके यूनानी भाषा में कहें तो शिव, जैसे कि डायोनेसियस, तो भारतीय जो है डायोनेसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे। हेराक्लीज का माने होता है कृष्ण और डायोनेसियस का माने होता है शिव, ठीक ना। तो इनकी पूजा करते थे कौन? भारतीय। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मेगास्थनीज ने, ठीक ना। तो देखिए अब पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 6 समितियों द्वारा संचालित होता है, और एक समितियों में जो है कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य होते हैं। क्लियर है। और मेगास्थनीज ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य का जो है वर्णन नहीं किया है अपने इंडिका में, ठीक ना। अब देखिए चाणक्य जो है कौटिल्य, जिनका नाम कौटिल्य था, और इसे बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से बुलाया जाता था, यानी कि बचपन का नाम इसका विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम चनक था। चनक और चाणक्य में अंतर है, ठीक ना। चनक पिता था और चाणक्य चनक का पुत्र था। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य किनकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र जो है 15 खंडों में विभक्त है। 15 अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभाजित है। और आचार्य चाणक्य के अनुसार जो है राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। पहला होता है राजा, जिसे कि स्वामी कहते हैं, स्वामी राजा, और दूसरा हो गया अमात्य, और तीसरा मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम कब? 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था अर्थशास्त्र को, जो कि 15 खंडों में विभक्त था। इसे प्रकाशित सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम शास्त्री ने करवाया था। कब? तो 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था। अब देखिए पुराणों में चंद्रगुप्त की श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजसर्व कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है, ठीक ना। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, यानी कि द्विजसर्व कहा गया है, ठीक ना। तब देखिए कौटिल्य के अनुसार जो है, मतलब आचार्य चाणक्य के जो अनुसार है, राजा जो है धर्म प्रवर्तक अर्थात की सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। सामाजिक व्यवस्था का क्या होता है? राजा संचालक होता है। और कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है, ठीक ना। किसको? नैतिकता को जो है आचार्य चाणक्य ने गौण माना है। अब देखिए जब इनका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल समाप्त होता है, तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार
गद्दी पर बैठता है, जिसका कि शासनकाल चलता है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन चलता है। किसका? तो बिंदुसार का, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, कौन? बिंदुसार। तो देखिए बिंदुसार के भी अन्य नाम हैं, जैसे कि वायु पुराण से पता चला है कि इनका नाम भद्रासार था, ठीक ना। इसे भद्रसार भी कहते थे। ये कहाँ पे मिला नाम? वायु पुराण में। और अमित्रोचेटस, ये जो नाम था कहाँ पे मिला? यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है। और जैन ग्रंथ में जो है इनका नाम मिलता है क्या? सिंघसेन, ठीक ना। अलिट्रोकेटस ये जो है स्ट्रोबो में मिलता है, स्ट्रोबो में। और बिंदुपाल जो है चीनी विवरण में इनका नाम बिंदुपाल मिलता है। क्लियर है? तो देखिए बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक ना। इसका नाम अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कि अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्र घात। उसके बाद ये जो है वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए अशोक व सुसीम को भेजा था। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस I सेरेटर ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर जो है भेजा, ठीक ना। दूत बनाकर भेजा, जैसे कि वहाँ के निवासी लोग कहते थे कि ये जो दूत आए हैं ये है मेगास्थनीज का ही उत्तराधिकारी माना जाता था, ठीक ना, माना जाता है। और टॉलमी II ने भी डायोनेसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस I से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में आप देखिए, आरंभ में जो है चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खलटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। तिब्बती लामा तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को कहा। अब इनके बाद आता है इनका पुत्र अशोक, ठीक ना। अब देखिए बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आता है, जिसका कि शासनकाल 273 ईस्वी से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक चलता है। अब देखिए अशोक के भी कई अन्य नाम हैं, जैसे कि पुराण अशोक वर्धन के नाम से पुराण में मिलते हैं अशोक वर्धन, और गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है अशोक मौर्य, और भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी या लॉन्च मगध, और मास्की में जो है जो मध्य प्रदेश में, तथा गुर्जरात नैटूर एवं उद्धेगोलाम कर्नाटक अभिलेख से जो है इनका नाम अशोक नाम मिलता है, ठीक ना। तो अब देखिए बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा तो 273 में ही, लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 साल के बाद हुआ, यानी कि 69 में, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष के बाद हुआ। अशोक की माता, जिसका नाम की सुभद्रांगी, चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सुभद्रांगी जो है चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ठीक ना। शासक बनने से पहले जो है अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का भी गवर्नर था, ठीक ना। उज्जैन का भी गवर्नर था कौन? अशोक, शासक बनने से पहले। अब देखिए उज्जैन का गवर्नर था अशोक। और असंधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। ये दोनों जो है अशोक की पत्नियां थी, ठीक ना। और अभी रुको, ये तो कम है, आगे भी दिखा रहे हैं। अशोक के अभिलेखों में, अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें जो है कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीवर जो था, किसका पुत्र था? कारुवाकी से उत्पन्न, और तीवर का जो उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख किया गया है, जो कि कारुवाकी का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। अशोक की एक और पत्नी थी जिसका नाम पद्मावती था। और नाग देवी जो है अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र और पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा, ठीक ना। महेंद्र एवं संघमित्रा जो है किसका पुत्र था?
तो ये नाग देवी से उत्पन्न हुआ था, अशोक की संतान थे, ठीक ना, अशोक के ही संतान थे। अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रिय या देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। क्लियर है। अब देखिए आगे, कलहन की रजत, देखिए कलहन की रजत रंगिनी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्लियर है। अब कलिंग का युद्ध आते हैं, तो चलिए कलिंग का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कलिंग का युद्ध, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, इनके अनुसार जो है नंदराज इस समय कलिंग का शासक था, ठीक ना, कलिंग का शासक नंदराज था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरी राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भैड़ी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, ठीक ना। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की अष्टावीर शाखा का अनुयायी था। अष्टावीर शाखाओं का जो है अनुयायी था कौन? अशोक, ठीक ना। अशोक का धम्म, अब अशोक का धम्म, तो देखिए अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं ना होकर, ये धार्मिक शिक्षा, ठीक ना, नींद भी लग रहे हैं दोस्तों, तो चलिए रिकवर कर लेते हैं इसको। तो ये जो है धार्मिक शिक्षाएं ना होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है, ठीक। अशोक के नियमों का दस्तावेज है। तो अशोक ने जो है श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ? श्रीलंका में, ठीक ना, श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार करने के लिए भेजा। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा, धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। कौन? अशोक, ठीक ना। और अशोक जो है, अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी, कौन से पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना जो है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोप के जो लेखक हैं वो अशोक का जो तुलना है, मतलब बराबरी, वो कॉन्स्टेंटाइन एक सम्राट था, एक शासक था अशोक की तरह, उनसे इसका तुलना करते हैं। उसके बाद जो है दशरथ आया, ठीक ना। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था, ठीक ना, उसका पौत्र यानी कि पोता था। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई, ठीक ना। दशरथ ने 3 गुफाएं बनाई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवान प्रिय की उपाधि ग्रहण की। दशरथ ने भी जिस तरह से उसका दादा अशोक ने ग्रहण किया था, उसी प्रकार इसने भी किया देवान प्रिय का। उसके बाद आता है उसका शासक बृहद्रथ, जो कि यह अंतिम शासक था। यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने, ये जो है सेनापति था इसका, ठीक। और यही जो है शुंग वंश की स्थापना करेगा। पुष्यमित्र ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र ने की थी, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था, तो दोस्तों मौर्य प्रशासन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे।
फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।